हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नीरज पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्थिर वैद्युति की। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे आपका चैप्टर वाइज अब चलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 के टाइप पर। तो हम जो पहले हेडिंग एक चैप्टर पूरा सीरियल से आप पढ़ेंगे, है ना। तो स्थिर वैद्युतिकी में आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा विद्युत आवेश। क्या रहेगा? आवेश। पहले देखेंगे कि आवेश कहते किसे हैं, है ना। आवेश क्या है? जो चार्ज है आपका, आवेश क्या होता है? आवेश होता है किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल उत्पन्न हो, वैद्युत आवेश कहलाता है ना। लिखेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल उत्पन्न हो, आवेश कहलाता है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल उत्पन्न हो, आवेश कहलाता है। या फिर और बना सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल उत्पन्न हो, वैद्युत आवेश कहलाता है। देखो, आवेश को आप क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं, है ना। आवेश का लिखेंगे, जो आवेश का मात्रक है तो होता कूलम। किसमें? आवेश का मात्रक एमकेएस में या एसआई पद्धति में होता है कूलम। इसके बाद आप देखेंगे वैद्युत आवेश का मात्रक हुआ कूलम। इसके बाद यहाँ पर आपका आएगा, अगर ये इसको बोलते हैं एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में, आपका कूलम। फिर इसके बाद आपका क्या होगा कि अगर हम सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक पूछे कि सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो इसको लिखेंगे आप स्टैट कूलम। है ना। तो आपका एमकेएस या एसआई पद्धति में आपका कूलम होता है विद्युत आवेश का मात्रक, और सीजीएस पद्धति में स्टैट कूलम होता है। ठीक है। इसके बाद देखो, आवेश आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, है ना। फिर लिखेंगे आवेश के प्रकार, है ना। क्या लिखेंगे? आवेश के प्रकार। आवेश आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है? एक धन आवेश, एक आपका ऋण आवेश होता है ना। एक होता है आपका धन आवेश, और आपका होता है ऋण आवेश। 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे धनावेश किसे कहते हैं और ऋण आवेश किसे कहते हैं, है ना। तो देखो, धनावेश क्या होता है बताइए। धनावेश की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ऋण आवेश को पहले हम परिभाषित करते हैं, इसके बाद धनावेश इसी का विपरीत है। तो यहाँ पर अगर कह दिया जाए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। इसके बाद अगर हम धनावेश की बात करें तो होगा इलेक्ट्रॉनों की, इसी का विपरीत करो, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक है। अभी इसके बाद क्या होगा आपका, इनका जो गुण क्या होता है? समान प्रकृति के आवेश। अर्थात यहाँ पर हम नोट पॉइंट एक लिखेंगे, क्या कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश क्या
विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। तो क्या होगा, जो समान प्रकृति के आवेश होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। तो ये इतना रहा थोड़ा सा टॉपिक जो आपका जो सिंपल था, जो आपने हाई स्कूल में शायद पढ़ा भी हो, है ना। इसके आगे देखते हैं, ठीक है, आवेश के आगे देखेंगे। अब आपका आएगा आवेश संरक्षण सिद्धांत। क्या होगा, इसको लिख लेना वीडियो रोक करके, इसको लिखना। अब आगे देखेंगे आवेश संरक्षण सिद्धांत। अगला टॉपिक रहेगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या रहेगा, आवेश संरक्षण सिद्धांत। देखो ये होता क्या, आवेश संरक्षण सिद्धांत, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ध्यान समझना, अगर आपने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पढ़ा तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, है ना। क्या है आवेश संरक्षण सिद्धांत, तो ना आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। यही होता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। लिखेंगे क्या, आवेश को, लिखोगे आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक स्थान से, क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब जो आवेश है, तो आवेश को क्या करते हैं, आवेश को ना नष्ट कर सकते हैं ना इसको उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। जो आवेश होगा उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ये होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। जो आवेश का संरक्षण सिद्धांत है वो आपका होगा। इसके बाद आपका आता है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। मतलब आवेश का क्वांटीकरण क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा। आवेश का, जिसकी फेयर ना बनी हो अपना फेयर इससे कंप्लीट करता रहे। क्वांटीकरण, देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ये मुख्य रूप से पूर्ण गुणन के रूप में होता है, बस, है ना। तो पहले इसकी हेडिंग लिखेंगे कि आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, है ना, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, ये लिख सकते हो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, क्या लिखोगे, इस सिद्धांत के अनुसार एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का, क्या लिखेंगे कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का जो आपका स्थानांतरण है ना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के आवेश, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणन के रूप में, पूर्ण गुणन के रूप में किया जा सकता है। अर्थात
मतलब जो आवेश का क्वांटीकरण में है, तो मतलब देखेंगे आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का जो स्थानांतरण है, क्या होगा, आवेश स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणन के रूप में। मतलब एग्जाम्पल अगर लिखे पूर्ण गुणन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार मतलब पूर्ण गुणन के रूप में हो सकता है। ना कि आप लिख सकते हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.6, मतलब इस प्रकार इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पॉइंट में हो जाए। इसका क्या होगा, पूर्ण गुणन के रूप में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किया जा सकता है। इस आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार एक फार्मूला बनेगा Q = N × E। Q बराबर आपका आवेश, N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N द इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपका E होता है, जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ा कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो आवेश का स्थानांतरण है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणन के रूप में किया जाता है। समझना बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा दे रहे हैं हम ऊपर का, इसको बेटा लिख लेना, ठीक है। है ना, इसको लिखे थे, इसको हम समझिए। इसे आपका बनेगा Q = N × E, है ना। तो Q आपका जानते हो क्या होगा, आवेश, और आपका N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थात N से आप यहाँ लिख सकते हो, जो N है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और आपका E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और Q आप जानते हो क्या है, आपका आवेश, चार्ज होता है ना। ये होता है Q बराबर N × E, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत का फार्मूला समझिए। जैसे हमारे इससे सवाल बना करते हैं, आपका एक सवाल कराए दे रहे हैं, देखते हैं। क्या किसी वस्तु को, यहाँ आपका सवाल बनेगा, क्या किसी वस्तु को 8 × 10⁻⁻18 8 × 10⁻⁻18 कूलम का आवेश दिया जा सकता है। यह आपका प्रश्न बनेगा, क्या किसी वस्तु को 8 × 10⁻⁻18 कूलम का आवेश दिया जा सकता है क्या। अभी इसके क्वांटीकरण की परिभाषा पढ़ी है कि जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणन के रूप में किया जा सकता है। एग्जाम्पल 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे भी ... n इलेक्ट्रॉन तक, है ना। इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ... n इलेक्ट्रॉन तक जो आवेश है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे कितने तक, n इलेक्ट्रॉन पर। यहीं से आपका फार्मूला बना करता है Q बराबर N × E, है ना। इसी प्रकार बना, इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, धीरे धीरे मान लो हमारे पास N है, तो N इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसमें, जो आवेश, ठीक है। तो यहाँ से आपका बनेगा आगे, इस फार्मूला को, इस जो सवाल को हम करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही धीमा, है ना। इसको हम रफ करना है, ठीक है, नोट करते रहिए। एक तरफ से आपका जो बोर्ड पेपर है बहुत ही नज़दीक है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। जितना पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, मेरा मकसद है जितना पढ़ोगे ठोस पढ़ोगे बस, लेकिन जितना पढ़ाया जाए पूरा तैयार होगा यहीं पर। क्या किसी वस्तु को इतने कूलम, तो यहाँ पर बेटा देख लो कि ये दिया क्या है, ये आपको दे दिया आवेश। यहाँ पर लिखोगे आवेश बराबर, आवेश को आप कहे से प्रदर्शित करते हो, पता है Q से, तो आवेश आपको दे रखा है 8 × 10⁻⁻18 कूलम। फिर कह रहा क्या किसी वस्तु को इतने कूलम का आवेश दिया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको n, इससे आपको क्या करना, ज्ञात करना। आपने अभी फार्मूला चूंकि पढ़ा था Q बराबर N × E, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप रखेंगे
आपको Q की वैल्यू देगा रखी है, रखो 8 × 10 के पावर माइनस का 18 इक्वल टू एन आपको ज्ञात करना है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इसका दिया रखा है। यहाँ से इस चीज़ यहाँ मल्टीपल है, इधर आएगा आपका डिवाइडेशन अर्थात भाग में चला जाएगा। यहाँ से आप बनाएंगे n बराबर 8 × 10 के पावर माइनस का 18 बटे आ जाएगा 1.6 × 10 के पावर माइनस का 19। अब देखो बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जब नीचे से ऊपर जाते हैं आपका घातांक और करड़ी में, अर्थात आपने पढ़ा होगा a के पावर m बटा a के पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m माइनस का n। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। एक चीज़ पढ़ा होगा a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n, है ना, समझ में आया। अर्थात जब आपका गुणा में घातांकें जुड़ जाती है, जब आपके आधार समान होते हैं, और भाग में घातांकें घट जाती है जब इसके आधार समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका रूल देखना, n इक्वल टू ज्ञात कर, देखो दशमलव हटा लीजिए बेटा, 0 बढ़ा लीजिए, 16 पंचे 80, 5 कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर माइनस का 18, ये ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला फार्मूला आपका लग चुका है यहाँ पर, है ना, इसको ऊपर ले गए, है ना, क्योंकि माइनस है तो ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ये। तो यहाँ पर बनेगा, देखो 19 में से 18 आप घटाएंगे तो शायद 5 × 10 आएगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50 बेटा, 50 आ गया। तो यहाँ पर पूछा था क्या किसी वस्तु को इतने कूलम का आवेश दिया जा सकता है या नहीं, है ना, यही पूछा गया था ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 50 कूलम, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि 50 एक क्या है पूर्णांक संख्या, बेटा पूर्णांक संख्या है ना, चूंकि 50 एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 8 × 10 के पावर माइनस 18 कूलम का आवेश दिया जा सकता है। ठीक है, 50 एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए इसमें क्या 8 × 10 के पावर माइनस 18 कूलम का आवेश दिया जा सकता है। इससे ये हो गया आपका आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत से एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं, कूलम का नियम पढ़ ले रहे हैं, फिर इसके बाद आगे देखेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पार्ट वाइज पार्ट। आगे आपका है कूलम का नियम। देखो कूलम का नियम कहता क्या, आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक वाला, गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। अभी यहाँ पर आपका कूलम का नियम दिया है। जो कूलम है, कूलम एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार आपका नियम प्रतिपादित किया गया कि जो कूलम के नियमानुसार दो, लिखेंगे क्या, कूलम के नियमानुसार दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब इसके पहले पढ़े थे कि आवेशों में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, तो लिखेंगे कूलम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण क्या होगा, है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ मान लेते हैं ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, समझ लो Q1 Q2 में आप रख लेते हैं, है ना, Q1 और Q2 समझ लो, प्लस रख लो, इसको प्लस दोनों चार्ज, तो इसको इधर बल लगाएगा, ये इसको खींचेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ये आपके क्या है, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। बस ये ध्यान देना। अब ध्यान देना कि आप इनके बीच की दूरी मान लेते हैं हमारे पास कितनी r, समझ लो, है ना। कूलम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण, प्रतिकर्षण बल दोनों के मात्राओं के गुणनफल के क्या, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला नियम मतलब कूलम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य आकर्षण जो प्रतिकर्षण गुण होता है, इन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और जो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपका होता है।
है ना। इनके क्या होगा, आप हिंदी लिखोगे, क्या लिखोगे कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से आपका आएगा F इज प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से करोगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट जहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 की पावर 9। ठीक, इतनी वैल्यू होती है। ये आपका कूलॉम का नियम होता है जो बिल्कुल साधारण सा होता है। अब यहाँ से अगर आप इनके मात्रकों के बारे में पहचाने कि मात्रक इनके हम कहाँ से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं आपको इसकी मात्रक चाहिए कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट अर्थात के का मात्रक क्या होगा। तो जब इसका मात्रक निकालोगे तो बेटा कैसे मात्रक निकालोगे ये हम बता रहे हैं। यहाँ पर लिखोगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आपको इस पूरे का मात्रक चाहिए, समझ लो इसका मात्रक चाहिए तो बेटा ये इधर आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपान Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका मात्रक चाहिए आपको। जब इसका मात्रक चाहिए तो यहाँ पर देख लीजिए बल का मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन होता है, और आर अर्थात जो दूरी होती है, दूरी का मात्रक क्या होता है आपका मीटर। इसके पावर में 2 लगा है तो आपको क्या करना है, 2 लगा देना है। नीचे आपका लिखा है Q1 इंटू Q2 अर्थात दोनों आवेश दिए, दोनों आवेशों का गुणनफल करोगे तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, तो हो जाएगा बेटा कूलॉम स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर। तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। इसका जो मात्रक बनेगा अर्थात जो इसका वैल्यू अर्थात मात्रक बनेगा, जो यूनिट बनेगी क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, है ना। इसका मात्रक हमने निकाला 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो पूरा कांस्टेंट था। जो इसका मान है तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। यहाँ से इसका मात्रक रहा, है ना। ये आपका जो कांस्टेंट वैल्यू था इसका यहाँ से मात्रक निकल गया। बल का मात्रक जानते हैं, आवेश का मात्रक जानते हैं और दूरी का मात्रक जानते हैं। इस वजह से इन सारे का बन जाएगा टोटल मात्रक। अगर मात्रक आप निकाल लेते तो बीमा निकाल लेते। एक नोट पॉइंट ध्यान दीजिए कि एक राशि ऐसी राशि है जिनमें, है ना, अगर आप एक तो आया करता कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव मिल जाता है कि ऐसी कोई 2 राशियों के नाम बताइए या एक राशि का नाम बताइए जिनकी मात्रक तो है लेकिन बीमा नहीं। ऐसी 2 राशियों के नाम बताइए, राशि का नाम बताइए या कि जिनके मात्रक हैं लेकिन उनकी बीमा नहीं। अब बेटा क्या होता है, आपने अगर सोचा हो, तुमने पढ़ा होगा ठोस कोण या घन कोण अकोण, है ना। आपने पढ़ा होगा कोण या घन कोण, घन कोण। इनकी मात्रक के बारे में तो पढ़ा होगा। कोण का मात्रक होता है रेडियन, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, ये तो पढ़ा है ना। लेकिन ये समझ लो बेटा इनके मात्रक होते हैं लेकिन बीमा नहीं होती, बीमाहीन बोलते हैं इनको, बीमाहीन, इनकी बीमा ही नहीं होती। कोण और घन कोण, ठीक है। इनको कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है या कहीं आपका 1 नंबर में दे दिया करता है कि ऐसी कोई राशि लिखिए जिनके क्या होते हैं, बीमा नहीं होती है, या बीमा हो मतलब मात्रक होते हैं लेकिन बीमा नहीं होती है, ठीक है। तो कूलॉम का नियम आपका इतना रहा। कूलॉम के नियम से आपके जो है कांस्टेंट का था उसका मात्रक निकाल दिया गया। इससे आप बीमा अपने से बना लीजिएगा। न्यूटन अच्छा अर्थात बल की बीमा जानते हैं, और आपको मीटर अर्थात जो आपकी दूरी का है दूरी की बीमा जानते हैं, कूलॉम की बीमा जानते हैं, एक ही होती है ना। ये सब आप निकाल लेंगे, ठीक है, इसकी बीमा बना लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल अगले पार्ट में, पार्ट 2 में इसके आगे आप देखेंगे ना। पार्ट 2 में आप नेक्स्ट कूलॉम के आगे इसका जो डेरिवेशन हो या जो भी होगा रूल आगे हम बताएंगे। आगे हम बता दे रहे हैं, अगला आपको मिलेगा आपेक्षिक वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में जानेंगे, जो वैद्युतशीलता के बारे में, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। वैद्युतशीलता जो आपका आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो एप्सिलॉन नॉट के संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लगे रहिए, पार्ट 2 पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।